हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने रिश्तेदार के साथ एक शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली थी, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ी से दौड़ती ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी और जो उसके पीछे गाड़ियाँ थी, पेड़ पौधे थे, खेत खलियान थे और जो भी चीज़ें उसे दिख रही थी वे सभी बहुत ही तेज़ी से पीछे छूटती जा रही थी। तभी उसके मामा ने अचानक से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू करनी आरंभ की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही स्थान पर बिता दिया करते थे? ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? अब जो आरंभिक मानव थे वह उपमहाद्वीप पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे और इनका जो नाम है आखेटक खाद्य संग्रह, आखेटक खाद्य संग्राहक, यह उनके भोजन इंतजाम करने के जो विधियां होती थी उनके आधार पर इनको इस नामों से पुकारा गया। जो आखेटक होते थे वह शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा किया करते थे और जो खाद्य संग्राहक होते थे वो फल, मूल, दाने, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आमतौर पर जो खाने के लिए जंगली जानवरों का वह शिकार किया करते थे, जो हमने अभी ऊपर बताया, और मछली और चिड़ियाओं को पकड़कर उनको भी खाया करते थे। ठीक है। आखेटक जो समुदाय होता था वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के लिए उनके कई कारण हुआ करते थे। तो हम पहला कारण देखते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के जो पौधे होते थे, फल होते, जानवरों को वह खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वह भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ये नॉर्मल सी बात है, अगर हम एक ही स्थान पर रहेंगे, ठीक है, और इस जगह पर जो पौधे होंगे, फल होंगे या जानवर हैं, हम उन्हें ही खाते रहेंगे तो वो एक टाइम पे क्या होगा, वो समाप्त हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो लोग क्या करेंगे, इस स्थान से फिर दूसरे स्थान पर पलायन करेंगे। ठीक है, यानी कि वो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। या फिर हम दूसरा कारण देख सकते हैं, जो वहाँ के जानवर होते थे वो अपने शिकार के लिए क्या करते थे, या फिर जो हिरण होते थे या मवेशी होते थे अपना चारा ढूंढने के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करते होंगे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो जानवर होते हैं वह भी तो अपना भोजन खाएंगे। अगर लोग वहाँ रहेंगे तो जो जानवर है वो भी तो अपना भोजन को प्राप्त करेंगे ना। तो क्या होगा, जब लोग भी मतलब खाना खा रहे हैं और जानवर भी अपना खाना खा रहे हैं तो एक टाइम पर क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। और जानवरों के पीछे अगर मनुष्य अपना खाना खोजने के लिए जा रहा है तो क्या होगा, वो एक समय आने के बाद तो सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं ना। अब हम तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण यह है कि जो पेड़ों और जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जो फल फूल अलग अलग मौसमों में आते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के फल और सर्दियों के फल जो होते हैं या बरसात के फल जो होते हैं वो सभी अलग अलग आते हैं। एक सा फल कभी नहीं आता। जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न आएगा तो क्या होगा, उसमें आम का ज़्यादा चलन में हो जाएगा। सर्दी आएगी तो अमरूद आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मतलब मौसम जो है वो फलों और जो पौधे होते हैं उन पर बहुत बड़ा अपना प्रभाव डालता है। और जो इसलिए वे लोग जो थे क्या करते थे, इन मौसमों की वजह से
मौसमों के अनुसार इलाकों में घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना भी कोई प्राणी या जो पेड़ पौधे हैं वो जीवित रह नहीं सकते हैं, रहना संभव ही नहीं है। पानी के बिना तो किसी भी मनुष्य का रहना संभव ही नहीं है। तो वो क्या करते थे, जो पानी की झीलें होती थी, झरने होते थे या फिर नदियाँ होती थी, जो भी उन्हें नदियों में ही जो पानी है इन सभी जगहों पर मिलेगा। पानी झीलों पर मिलेगा, झरनों पर मिलेगा, नदियों पर मिलेगा, ठीक है। यदि वो नदियों और जो झीलें होती हैं ये कभी कभी सूख भी जाती हैं। जब गर्मी का सीज़न आता है तो क्या होता है, जो झरने होते हैं ना, झीलें होती हैं पानी की या तालाब होते हैं, वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। गर्मियों के समय में वह सूख जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि जब वे सूख भी तो जाते हैं तो कुछ ऐसी झीलें या नदियाँ होती थी जो बारिश के मौसम में बारिश के बाद भी मिल पाता था। मतलब क्या मिल पाता था, पानी। जो पानी होता था वो झीलों में और नदियों को जो है बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसलिए लोग क्या करते थे, झीलों और नदियों के किनारों के पास रहना ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। और पानी की तलाश में वो क्या करते थे, इधर उधर घूमना पड़ता था। तो पहला कारण हम अब देखते हैं। पहला कारण था कि वो एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या होता था, जब खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती थी तो वो इसलिए जाया करते थे। दूसरा कारण होता था कि जो जानवर होते थे या मवेशी होते थे वह चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तीसरा कारण है पानी, ठीक है। पानी जब ख़त्म हो जाता था या सूखा पड़ जाता था तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते थे, ठीक है। और चौथा कारण जो होता था वो मौसम के अनुसार जो फल और फूल होते हैं या पौधे होते हैं वो अपना फल देते हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार भी वह लोग पलायन करते थे। ये 4 कारण हैं। अब आरंभिक जो मानव हैं उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो पुरातत्वविद जो होते थे, ये कुछ ऐसी जो वस्तुएं होती थी, इनको ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे, ये करते थे, लोग अपने काम में प्रयोग करते थे। जैसे कि किन का प्रयोग करते थे देखते हैं हम अब। पत्थरों का, लकड़ियों का, हड्डियों का, इनका ये प्रयोग क्यों करते थे, औजार बनाने के लिए ये इनका प्रयोग करते थे, ठीक है। इनमें से जो कुछ पत्थरों के औजार हैं वह आज भी मौजूद हैं। आज भी हमें खुदाई में या इतिहास के जरिए मतलब ये हमें मिले हैं। इनमें से जो कुछ औजार हैं उनका उपयोग जो किया जाता था, पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि ये लकड़ियों के बना करते थे, ठीक है, और हड्डियों के बना करते थे या फिर लकड़ियों के या फिर पत्थरों के बना करते थे, ठीक है। अब हम इनका देखते हैं उपयोग क्या क्या होता था। तो इनका उपयोग होता था फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ काटने के लिए, मांस काटने के लिए और पेड़ों की छाल उतारने के लिए या जानवरों की खाल उतारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जो कुछ हड्डियाँ होती थी और जो लकड़ियाँ होती थी उनका जो लोग होते थे मुट्ठे लगाकर भाले बनाते थे और बाण जैसे हथियारों का निर्माण करते थे, ठीक है। और जो ये औजार हैं ये लकड़ी काटने के काम भी आया करते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए, साथ ही साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। किसका प्रयोग, लकड़ियों का प्रयोग। अब देखिए हमें ये 2 चित्र दिख रहे हैं, ये है बायां चित्र और ये है दायां चित्र, ठीक है। बाईं तरफ जो ये औजार दिख रहा है हमें, ये वाला औजार, ये किस चीज़ के लिए उपयोग हो रहा है, यह जो एक पेड़ है इसकी जड़ खोदने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि आप इसके हाथ में भी देख रहे हैं, कोई मानव है ये, इसका ये हाथ दिख रहा होगा आपको। इसमें ये जो मानव है ये जड़ खोदने के लिए इसका उपयोग कर रहा है, पहला औजार, ठीक है। और जड़ जो है ये किस काम आएगी, ये जड़ जो है इस पेड़ की खाने के काम आएगी, किसके, इंसान के खाने के काम आएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ये हमें दिख रहा है औजार, यह जानवरों की खाल से बने जो वस्त्र होते हैं यानी कपड़े होते हैं उनको सिलने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।
रहने की जगह का निर्धारण, जो रहने की जगह का निर्धारण कहाँ पर किया जाएगा, हम खुद ही सोच सकते हैं। हम ऐसे जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर हमें पानी उपलब्ध हो, अच्छी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन उपलब्ध हो, और हमें जानवरों से सुरक्षित रहना मिले, और अच्छे से हम अपना जीवन यापन कर सकें। हम ऐसे स्थानों को ऐसे स्थानों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम मानचित्र 2 में देखेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। ये देखिए लिख रहा है लाल त्रिकोण। जो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थान मिले हैं जहाँ पर इनके होने के संकेत मिलते हैं। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थल ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के पास या उनके किनारों पर पाए गए हैं। अब देखेंगे नर्मदा नदी। यहाँ पर है ये नर्मदा नदी। हमने यहाँ पर सबसे पहले यह पढ़ा था कि जो आखेट, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी है ये वाली, इसके पास क्या था, लोगों ने आखेटक यानी कि शिकार करना और खाद्य संग्राहक बन गए थे, और यहाँ पर गांवों का भी यहाँ पर निर्माण हुआ था। ठीक है, और हुंगली और कुरनूल ये 3 जगह ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पूरा स्थल खाद्य संग्राहकों का अवशेष मिले हैं। देखिए अब हम इन्हें देखते हैं। अब देखिए, चूँकि पत्थर के जो उपकरण होते बहुत महत्वपूर्ण होते थे, इसी लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर उन्हें पत्थर मिल सके। हाँ जी, अभी हमने देखा क्या था कि पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा करते थे, तो वो लोग ऐसे स्थान भी देखा करते थे, ढूंढा करते थे जहाँ पर उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके, ताकि वो अपना शिकार कर सकें और अपने अन्य जो इस्तेमाल में वो सामान यूज़ कर रहे हैं उनका भी उपयोग कर सकें। जैसे कि वह जानवर की खाल से जो वस्त्र सिल रहे थे, उसके लिए भी ऐसे पत्थरों को वो खोजा करते थे। अब देखिए हम देखते हैं भीमबेटका के बारे में कुछ इधर महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, इसको देख लेते हैं। अब हम पहले भीमबेटका, आधुनिक जो मध्य प्रदेश है उसमें एक स्थान है भीमबेटका। ठीक है, इस पुरा स्थल पर, जो ये पुरा स्थल है, इस पर कई गुफाएं और जो कंदराएं मिली हैं। इन लोगों ने गुफाओं में इसलिए रहते थे, ये जो लोग रहते थे ये इसलिए रहते थे, ताकि गुफाओं में इसलिए रहते थे कि बारिश, धूप और हवा से इन्हें राहत मिले। और ये गुफा नर्मदा नदी है जो है उसकी घाटी के पास वाला स्थान है। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। अब हम खुद सोच सकते हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि लोगों ने शिकार करने के लिए और वस्त्रों को सिलने के लिए, पानी के लिए, इन वजहों से लोगों ने ऐसे स्थानों को खोजना आरंभ किया था। ठीक है, तो उन्होंने नर्मदा नदी को इसलिए चुना था क्योंकि देखिए, एक तो वहाँ पर एक गुफा मिल गई है। ठीक है, धूप से जो उन्हें बचाएगी, धूल से बचाएगी, प्लस हवा से बचाएगी, तो लोग क्या है यहाँ इन गुफाओं में सुरक्षित रह पाएंगे, इसलिए वो, और यहाँ पीने का पानी पर्याप्त मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये नर्मदा नदी बहती है, इसीलिए ये जो लोग होते थे ये इसका उपयोग करते थे। अब जो एक शैल चित्र है ये है भीमबेटका की जो गुफा है उसकी दीवारों पर मिला है। ठीक है, ये एक शैल चित्र है। ठीक है, इस चित्र के बारे में बताओ। ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि इस चित्र के बारे में बताओ। हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यह एक मानव है। ठीक है, यह एक मानव है जो कि एक जानवर का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। इतना तो हमें ये देख के ही समझ में आ रहा है। तो हम इसका अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ठीक है, इन गुफाओं में लोग रहते थे और कुछ दीवारों पर ही चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश में और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, इन जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है।
अब हमें खुद ही समझ में आ रहा है कि यह जानवर है। इतनी अच्छी तरीके से कलाकारों ने इसको प्रदर्शित किया है कि देखकर ही हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश और जो उत्तर, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला है मध्य प्रदेश और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ये कौन सा इलाका हुआ, दक्षिणी और पश्चिमी। ठीक है, और ये हो गया उत्तरी और ये हो गया पूर्वी स्थान। तो अब ये कहाँ की बात कर रहे थे, देखिए अब ये है जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं दक्षिणी उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की। ठीक है, यानी कि कौन सा स्थान हुआ, ये स्थान हुआ यह वाला। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग हो गया और यह हो गया पश्चिमी और ये हो गया उत्तरी और ये हो गया पूर्वी। तो ये है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश जो जिसका दक्षिणी भाग भीमबेटका से मिलता है। यानी कि इस एरिए में बहुत ही ज़्यादा गुफाएं मिली हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए अब आया है एक शब्द पुरा स्थल। अब इसके बारे में हम जानेंगे। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन या फिर इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। कौन से क्या कह रहे हैं, ये पुस्तक में लिखा हुआ है कि पुरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर क्या मिले हैं, बर्तन, औजार, इमारतें और वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने कामों के लिए किया था। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए क्या करते थे और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़कर चले जाया करते थे। ठीक है, ये जो औजार या बर्तन या इमारतें या वस्तुओं को जो अवशेष मिले हैं ये कभी कभी ज़मीन के ऊपर भी मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी ज़मीन के अंदर भी मिलते हैं, समुद्र के तल में भी मिलते हैं और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन पुरास्थलों के बारे में हम अगले अध्याय में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि आग की खोज कब हुई थी। आग की खोज मानचित्र में अब हम देखेंगे कुरनूल गुफा। उससे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि जो आरंभिक लोग थे वह आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल वह अपने कई कार्यों में क्या करते थे। जैसे कि किन कार्यों के लिए क्या करते थे, प्रकाश के लिए, यानी कि जब रात में अंधेरा हो जाया करता होगा तो क्या करते होंगे वो लोग, आग का इस्तेमाल वहाँ रोशनी करने के लिए यानी कि प्रकाश के लिए किया करते थे। मांस भूनने के लिए ऐसा हुआ होगा, पहले वो कच्चा मांस खाया करते थे लेकिन जब उन्हें आग के बारे में पता चल गया तो उन्होंने क्या करा, उस मांस को पकाना शुरू कर दिया। ठीक है, तीसरा है खतरनाक जानवरों को दूर करने भगाने के लिए। ठीक है, क्या करते थे वो, पहली चीज़ प्रकाश के लिए, दूसरा मांस के लिए और तीसरा खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कुरनूल गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक है, ये है मानचित्र, भारत का मानचित्र है ये। इसमें देखते हैं हम कुरनूल गुफाएं। देखिए ये रही हमारी कुरनूल गुफाएं। इस जगह पर यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जो कुरनूल की गुफाएं मिली हैं इनको क्या बोला जाता है, इतिहासकारों ने इन्हें पुरापाषाणिक पुरा स्थल के नाम से पुकारा है। तो ये अब देखिए कुछ नाम हैं, इनके बारे में पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन पर आकर चर्चा करेंगे। ये देखिए अब हम पढ़ते हैं नाम और तिथियाँ। जो ये जैसे कि ये नाम है पुरापाषाण या मध्यपाषाण या फिर नवपाषाण, ये नाम कैसे दिए गए हैं तो अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों ने क्या करा है, उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे कि जो आरंभिक काल था, ठीक है, उसको क्या कहा है इन्होंने, पुरापाषाण काल कहा है। ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, किनसे, पुरा प्लस पाषाण, ये दो नामों से मिलकर बना है। ठीक है, पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थरों वाला समय।
ठीक है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त जो पत्थर मिले हैं या उनके जो औजार मिले हैं, यानी कि उस समय पर जो हमें पत्थरों के औजार मिले हैं उन्हीं के आधार पर हमने इनका नाम रख दिया गया है। ठीक है, औजारों का, क्योंकि इस काल में क्या है, पत्थरों के जो औजार हैं उनका ही महत्व ज़्यादा बताया गया है। इसका जो काल माना जाता है पुरापाषाण काल का, उसको माना जाता है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल के दौरान। ठीक है, 20 लाख साल से पहले से लेकर के कितने तक, 12,000 साल पहले के दौरान। ठीक है, इस काल को भी इन्होंने क्या करा है, 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। तो हम देखते हैं वह कौन कौन से काल हैं। तो कि देखिए, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव की जो 99% कहानियाँ हैं वह इसी दौरान में घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ कहते हैं। ठीक है, मेसोलिथ मतलब होता है मध्यपाषाण युग। इसका समय लगभग कितना माना जाता है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। ठीक है, पहले वाले का कितना था, 20 लाख से लेकर 12,000 तक। अब इसमें से ही 20 लाख वाले में से इन्होंने डिवाइड करा है जो मध्यपाषाण युग कहाँ है, इसको 12,000 से लेकर 10,000 तक के बीच का माना है। इस काल के जो पाषाण यानी कि औजार होते थे वो आमतौर पर बहुत कैसे होते थे, छोटे हुआ करते थे। ठीक है, अब एक है माइक्रोलिथ। ठीक है, यानी कि लघु पाषाण काल। इस काल में क्या होता था, जो औजार थे, औजार और जो हड्डियों या लकड़ियों के जो मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो पुरापाषाणिक युग है वो वाले जो औजार थे वो इस दौरान भी बनाए जाते रहे थे। ठीक है, अगले युग की जो शुरुआत होती है वह कब से होती है, 10,000 साल से होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, नवपाषाण काल कहा जाता है। अब इन्होंने मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन, एक नवपाषाण का क्या मतलब होता है। नव का मतलब क्या होता है, नव का मतलब होता है नया, और पाषाण का मतलब तो हमें पता ही है, पत्थर। तो यानी कि नया, पत्थरों का समय यानी कि युग। ठीक है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे और विस्तार से। अक्सर हम पुरास्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस समय उनका नाम क्या रहा होगा। यह तो पुरातत्वविदों ने इनके नाम रख दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक समरी ले लेते हैं कि जो पुरातत्वविदों ने इनको 3 नाम दिए हैं। ठीक है, जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा है। देखिए, पहला जो है ये है 20 लाख से 12,000 तक। दूसरा जो समय है यानी कि जो आरंभिक है वह है 20 लाख से 12,000 तक, और जो मध्य है वो है 12,000 से 10,000 तक, और जो उत्तर है यानी कि नवीन काल है वह है 10,000 साल से आगे तक का। ठीक है, अब देखिए ये है एक शब्द आया है बदलती जलवायु। अब हम जो बदलती जलवायु है यह कब किया है, लगभग 12,000 साल पहले, यानी कि पुरापाषाण युग की है ये बात, कि जब क्या हुआ था कि पूरी दुनिया की क्या हुआ, जलवायु बदलने लगी। ठीक है, और गर्मी बढ़ने लगी। उसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, जो घास वाले मैदान हैं वह उगने लगे। ठीक है, और हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जो जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि ये घास खाकर जिंदा रह सकते थे। और क्या हुआ था, जो घास वाले मैदान हैं वो उनमें वृद्धि हुई थी। उसके साथ ही क्या हुआ, ये जो जानवर हैं या इन्होंने घास को खा करके जिंदा रहना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि ना जो खाद्य आखेटक होते हैं यानी कि जो शिकारी होते हैं वो क्या करते थे, इन जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, वो इनके पीछे पीछे आए होंगे। ठीक, पीछे पीछे आए होंगे और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी उन्होंने हासिल करी होगी। हो सकता है कि जो इन लोगों ने इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की भी सोची हो, और साथ ही इनको एक इनका जो उस काल में एक मछली जो है वह भी भोजन का एक महत्वपूर्ण
स्रोत बन गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं खेती और जो पशुपालन है इसकी शुरुआत कैसे हुई। खेती और पशुपालन की जो शुरुआत है, अब जो इतिहासकार हैं उनके पास पक्के सबूत तो हैं नहीं कि हम ये एकदम से बता दें कि हाँ पहले जानवर आए और फिर जानवरों के पीछे लोग आए, लोगों ने उन जानवरों को अपना मतलब पालना शुरू कर दिया, या फिर जो खाद्य सामग्री उपजी उन्होंने एकदम से उसको खाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था, सभी चीज़ें धीरे धीरे विकसित होती चली गई हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इसी दौरान जो उपमहाद्वीप के जो विभिन्न विभिन्न इलाके हैं उनमें क्या हुआ, गेहूँ, जौ, धान जैसी जो अनेक अनाज हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे शायद। ठीक है, शायद जो महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, उन्होंने इन अनाज को बटोरना शुरू करा होगा, और साथ ही यह भी उन्होंने सीख लिया होगा कि इसको कैसे उगाया जाता है या यह कब पककर तैयार होता है। क्या, गेहूँ, धान और गेहूँ, जौ और धान जैसी जो फसलें थीं, यह इनको लोगों जो महिलाएं और पुरुष थे या जो बच्चे थे उन्होंने क्या करा होगा, धीरे धीरे इनको बटोरना शुरू करा होगा। साथ ही जब वो बटोरेंगे तो वह यह भी तो देखेंगे कि यह कब उपज रही है या कब ये पक्के तैयार हो रही है। तो इन्होंने इसको ऐसे धीरे धीरे करके खुद ही उगाना शुरू कर दिया होगा, और धीरे धीरे वह कृषक बन गए। ठीक है, पक्के सबूत तो हम ये नहीं कह सकती कि वो एकदम से कृषक बन गए, उन्होंने धीरे धीरे शायद ऐसा करना शुरू किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों के आसपास क्या रखा होगा, चारा रखा होगा, जिससे क्या होगा, जानवर उसकी तरफ आकर्षित होंगे, और शायद लोगों ने उन्हें पकड़ कर क्या करा होगा, पालतू बना लिया होगा। ठीक है, और सबसे पहले जो जानवर की प्रजाति जिसको लोगों ने पालतू बनाया था वह थी कुत्ते की जंगली पूर्वज थे। ठीक है, और धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। ठीक है, और ज़्यादातर घास खाते थे, इसीलिए लोगों ने उनको पालना शुरू कर दिया। क्योंकि जो गाय होती है, बकरी होती है और जो भेड़ होते हैं, ये सभी क्या देते हैं, दूध देते हैं, और दूध भी ना दे तो खैर शायद वो मांस के लिए या फिर कुछ अन्य कारणों से इनको पालते होंगे। और जो लोग हैं वो इन मवेशियों को जिनको ये पाला करते थे उनकी जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा भी किया करते थे, और धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। तो हमने देखा जो कृषक थे वो भी ये धीरे धीरे बने, और जो पशुपालक हैं वह भी ये धीरे धीरे बने। अब एक क्वेश्चन आया है कि तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया होगा। अब हम खुद ही अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जो कुत्ते होते हैं वह बहुत ही वफादार होते हैं। ठीक है, जैसा उनको सिखा दिया जाएगा वो वैसा ही करेंगे, इसीलिए शायद लोगों ने उनको पालतू बनाना शुरू करा होगा। आइए अब हम देखते हैं बसने की प्रक्रिया। उससे पहले हमने देखा था कि जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ और खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो बसने की प्रक्रिया जो है, जब लोगों के द्वारा पौधे उगाए गए और जानवरों की जो देखभाल की गई उसी को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दे दिया गया। ठीक है, और ये जो पौधे होते थे और जो जानवर होते थे यह जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। ठीक है, इसकी यह वजह थी कि जो लोग थे वो उनका स्वयं चयन करते थे, और वह ऐसा चयन करते थे, ऐसे जानवरों को और ऐसे पौधों को ढूंढते थे जिनसे उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जो लोग थे, और लोग जो है उन पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनमें बीमारी होने की संभावना कम होती है, यह हमने भी पढ़ा। और यही नहीं, उन्हें लोग जो है उन पौधों को चुनते थे जो बड़े दाने देते थे, जो अनाज जो पैदा होता था उसके लिए बड़े दाने देते थे। साथ ही साथ वह मजबूत डंठल वाले अनाज के पके दानों को क्या करते थे, वो उनके जो पके अनाज होते हैं उनके डंठले जो होते हैं वो अनाज को संभाल सकें, ऐसे पौधों का भी वो चयन करते थे। और फिर उन पौधों को सुरक्षित करके रख लिया जाता था, और दोबारा उस फसल को उगाने के लिए उनको
अच्छे से एक संग्रह करके रख लिया जाता था। ठीक है, उसकी जो जिन उन अनाजों को ये रखते थे जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती थी। अब जो जानवर हैं, जानवरों की भी ये जो जानवर होते थे उनको आगे जो प्रजनन के लिए चुने जाते थे। ये ऐसे जानवरों को चुनते थे जो प्रजनन के लिए आमतौर पर अहिंसक होते थे। ऐसे जानवरों को ये पालना पसंद करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि जो पाले गए जानवर या कृषिक हैं, कृषि के लिए जो अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर और पौधे धीरे धीरे भिन्न भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और जो सींग होते हैं वह छोटे होते हैं। अब ये हम देखिए एक पिक्चर है, इसके माध्यम से हम खुद ही देख सकते हैं कि ये एक पालतू सूअर के दांत हैं और यह एक जंगली सूअर के दांत हैं। इन दांतों को हमने देखा, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का, ये हमने भी बता दिया है। ठीक है, जो बसने की प्रक्रिया है यह पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। कैसी प्रक्रिया, ये धीमे 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 चलती गई है। ठीक है, और ये करीबन कब से हुई है? 12,000 साल ईसा पूर्व यानी कि मध्य पुरापाषाण काल में। और जो वास्तव में आज हम भोजन करते हैं, जो हम आज भोजन कर रहे हैं, यह भी इसी बचने की प्रक्रिया जो थी उसकी वजह से हुआ था। कृषि के लिए जो अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में से जो गेहूँ और जौ आते हैं, गेहूँ और जौ। और पालतू जानवरों में जो कौन थे? कुत्तों के बाद क्या थे? भेड़ और बकरी आते हैं। अब देखिए, नवीन जीवन शैली, एक नई हेडिंग आई है, नवीन जीवन शैली यानी कि नई जीवन जीने की दशा। ठीक है, अनाज का उपयोग क्यों कहाँ कहाँ के लिए होता है? पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। अनाज का उपयोग होता है बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिए, इन्होंने कहा है कि तुम किसी एक पौधे को लीजिए, ठीक है, और उसके बीज को बोइए। ठीक है, आप पाएंगे कि वह कुछ महीने या कुछ दिनों में या कुछ सालों में वह विकसित हो गया है। ठीक है, और इसके लिए जब लोग पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। जब वह एक ही जगह पर रहेंगे और वह लंबे समय तक रहेंगे तो वो क्या होगा, जो बीज है उसको, बीज जब हम बोएंगे तो उसकी देख रेख हमें करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने बीज बोए हैं तो हमें इनकी देख रेख करने के लिए एक व्यक्ति को या एक समूह को यहीं पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि यह इसका एक समय सीमा होती है। जैसे कि बीज को बो दिया, ठीक है, फिर फसल के पकने तक का इंतज़ार करेंगे, उसकी सिंचाई करनी, खरपतवार करना और जानवरों के और चिड़ियाओं की जो सुरक्षा करने से उन्हें बचाने के लिए। और कम से कम कुछ साल या कुछ महीने तो एक फसल को कटने में, उसको उगने से लेके कटने में लगते हैं। तो इसीलिए लोगों ने क्या करा, वहाँ बसना शुरू कर दिया होगा। आज को अनाज को भोजन और बीज, जो अनाज है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी थी, क्योंकि जब हम अनाज के जो बीज होगा उसको बचा के रखेंगे तभी तो हम आने वाली फसल के लिए उस बीज का उपयोग करके नई फसल को उगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए क्या हुआ, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, ठीक है, और टोकरियाँ बनाई या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे, किसके लिए? अनाज को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, अब एक पॉइंट आया है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। अब आप खुद ही सोचिए, आरंभिक जो मानव हैं वह तो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि 20 लाख साल पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जो 12,000 साल ईसा पूर्व का जो समय है उसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार थे, क्योंकि जो एक जानवर होता है, ठीक है, जो जानवर होता है वह बच्चे देता है, उनकी संख्याएं बढ़ती हैं और जब संख्याएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, और अधिक से अधिक जब संख्याएं बढ़ जाएगी तो दूध का उत्पादन भी अधिक होगा और भोजन के लिए मांस का भी उपयोग यह
करते थे। ठीक है, पशुपालन जो है भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज एक क्वेश्चन आया है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? देखिए, भोजन के अतिरिक्त जो है जानवरों से बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि कुछ जानवर जैसे कि भेड़ मान लीजिए, वह भेड़ जो होती है अपने उसके जो बाल होते हैं उसको काट करके उपयोग किया जाता है। हाथी होता है, उसके दांतों को काट दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और जो जानवरों का उपयोग, जो पालतू जानवर होते हैं उनको जैसे खच्चर बैल बनाने के लिए और तांगा इत्यादि बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब आओ, एक हेडिंग आई है अभी, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13। हमने अभी देखेंगे इसको, पहले से पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या कहा है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? अभी हम देखेंगे। ठीक है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती जो कृषक हैं और पशुपालकों को होने के जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यह एक उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर वाला जो क्षेत्र है उसमें, यानी कि आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं ये। ठीक है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थल कृषकों और जो पशुपालक थे उनकी बस्तियां हो सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, देखिए, अब जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिकों ने जब खुदाई करी तो उन्हें खुदाई में क्या क्या मिला? उन्हें खुदाई में मिले जो ये पौधे हैं, पशुओं की जो हड्डियां हैं, उनके नमूने का अध्ययन करा है इन्होंने। और कुछ जगहों पर अनाज के जो दाने होते हैं उनके जले हुए होने के भी अवशेष मिले हैं। अब यह हो सकता है कि गलती से जला हो या फिर जानबूझ के जलाए गए हों। लेकिन इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी रही होंगी और जो वैज्ञानिक हैं विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब हम आगे ऊपर देखते हैं। यह है, देखिए, यह है, इस स्थान पर है कश्मीर। ठीक है, एक तो अवशेष मिले हैं बुर्जहोम में, इधर मेहरगढ़ में, और इधर देखते हैं चिरांद में, ये रहा चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़, और अभी हम देखते हैं इधर दाउलजी हैंडिंग में। ठीक है, और इधर हुल्लूर में, पयमपल्ली, और बस इन्हीं स्थानों पर, कुछ ही स्थानों पर मिले हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्थानीय जीवन की ओर। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम का जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर है उसमें लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या होता था? यह है ज़मीन की सतह है, ये लोग यहाँ पर इस स्थान पर ज़मीन के नीचे घर बनाया करते थे। ठीक है, कहाँ पर? बुर्ज होम में। ठीक है, देखिए, ये रहा बुर्ज होम। अभी हमने अपना मैप में देखा था ना, ये कश्मीर है, इधर ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर ये बुर्ज होम है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें गर्तवास है, इसमें अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली हैं और ठंडों में जो है यह बहुत ही जो सुरक्षित रहता था। और झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर क्या मिला है? आग के जलने की जगह ही मिली हैं जहाँ पर यह आग की जलाई गई होगी, क्योंकि वहाँ पर राख मिली थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं गर्तवास का जो चित्र बनाओ। इन्होंने कहा है कि गर्तवास का एक चित्र बनाओ। तो ऐसे ही हम ये सतह है, इसके नीचे कोई भी घर बना लेंगे उसको गर्तवास कहेंगे, क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ उतर रही हैं। ठीक है, अब
बहुत सारी जगहों से क्या मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, ठीक है। और ये जो औजार हैं ये पूरा पाषाणिक युग जो है उससे उपकरणों से क्या है, भिन्न है, ठीक है। जो पूरा पाषाण में मिले थे पत्थर मिले थे वो जो कि मांस पेड़ की जड़ काटने के लिए और जानवरों की खाल को सिलने के लिए उपयोग में लाए जाते थे, उनसे ये भिन्न है। तो इसलिए इनका नाम क्या कहा है, नवपाषाण युग नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये जो औजार थे यह बहुत ही धारदार थे और इन पर एक प्रकार की पॉलिश चढ़ाई गई थी, ठीक है। ओखली और जो मूसल हैं, ओखली और जो मूसल हैं यह आज भी हमारे घरों में मिल जाते हैं, ठीक है। भारत जैसे देश में यह बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे आपको ओखली और मूसल। इनका उपयोग जो है अनाज पीसने के लिए और जो वनस्पति होती थी उनको पीसने के लिए किया जाता था। और इतने हज़ारों साल भी आज हज़ारों साल बाद भी इस ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। और जो औजार हैं इसमें दिखा रखा है कि प्राचीन पुरातन युग में औजारों का निर्माण जो है और जो इनका प्रयोग है लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से बने होते थे। ये देखिए कुछ उदाहरण हैं। यह जो है ये नवपाषाण काल के पत्थर हैं, क्यों पे आप देख सकते हैं कि एक पॉलिश हो रही है, ये जो चमक आ रही है ये क्या है, ये पॉलिश है, ठीक है। अब इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। जैसे कि एक मिट्टी का बर्तन है, इस पर भी आप एक पॉलिश देख सकते हैं, ठीक है। जो नवपाषाणिक युग थे इन पे जो है कई मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। कभी कभी ये इन पर जो है अलंकरण भी मिले हैं। बर्तनों का उपयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता होगा और जो धीरे धीरे बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा होगा। और जैसे कि चावल है, गेहूँ है, दलहन है जैसे अनाजों का अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, ठीक है। अब साथ ही साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसी आवश्यक पौधे जो हैं उनको भी उगाना आरंभ कर दिया था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ हुआ था? ऐसा नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि हर जगह पर जैसे यहाँ पर एक दीवार है और ये एक बंद कुएं में मेंढक है और ये कुएं के बाहर मेंढक है, ये और ये कुछ मेंढक कुएं के अंदर हैं। क्या ये परिवर्तन कर लेंगे? नहीं, ये परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अंधकार के जीवन में को जी रहे हैं। लेकिन ये लोग परिवर्तन कर लेंगे क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो लोग होंगे जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तभी वह प्रगति करेंगे, ना कि एक कुएं के अंदर ही अंधे रह के काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो कई जगहों पर क्या हुआ, स्त्री जो पुरुष हैं इन्होंने शिकार और भोजन संग्रहण करने के लिए काम करते थे और जो अन्य हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन के उसमें ये आ गए थे। इनके मुताबिक जो है बदलाव जीविका चलाने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर एक हेडिंग आई है सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब हम इस मेहरगढ़ जो शब्द है इसको बहुत ही अच्छे से चित्र की सहायता से अभी हम देखने वाले हैं। अब हम मेहरगढ़ का चित्र देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए भारत का नक्शा है, इसमें ये जो मेहरगढ़ है यहाँ पर है ये स्थान, सिंधु घाटी जो नदी है उसके ऊपर के स्थान पर है ये मेहरगढ़, जहाँ पर हमने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। तो इसी स्थान पर क्या है, मेहरगढ़ है। अब इसको हम तो देखिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। अभी मैंने प्रश्न 2 में देखा था, ठीक, मेहरगढ़ को। तो इसमें क्या है, यह ईरान जाने वाला एक रास्ता था। इधर से ईरान जाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या है, ये ईरान जाने के लिए एक रास्ता था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बोला जाता था। जो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था, ठीक है। यहाँ भिन्न भिन्न जानवरों के जो भिन्न भिन्न जानवर हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं, जैसे कि हिरण और सूअर जैसे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। अब मेहरगढ़ में इसके अलावा
चौकोर और आयताकार के घर भी इनमें मिले हैं। ठीक है, देखिए अवशेष में क्या मिला है, मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और प्रत्येक घर में क्या मिला है, 4 या उससे भी ज़्यादा कमरे मिले हैं, जिसमें से कुछ तो संभवतः भंडारण के लिए काम आते होंगे। अब देखिए मेहरगढ़ के चित्र हैं। और अब देखिए क्या है, मृत्यु के बाद सामान्यतः जो मृतक होते थे या सगे संबंधी होते थे, उनका मानना यह था कि जो मृत्यु के बाद भी है ना, लोग अपने साथ कुछ ना कुछ अपनी प्रिय चीज़ जो होती है उसको ले जाते हैं। तो इनका मानना क्या था कि कब्रों में जो कब्रें होती थी, जो मृतक होते थे उनकी जो कब्रें होती थी उनके साथ वह कुछ सामान भी रख देते थे, जो कि मेहरगढ़ की कब्रों से मिला है। ऐसी जो कब्रें होती थी, ये कब्रें एक जैसे कि खाने पीने की चीज़, जैसे कि इसके साथ कोई ये व्यक्ति है, इसके साथ ये देखिए बकरी भी रखी हुई है, क्योंकि इसको इसलिए दफना गया है कि लोगों का मानना ये था कि लोग जो है मृत्यु के बाद भी अपना भोजन खा लेते हैं या उनके काम आता होगा। ठीक है, इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा कि परलोक में उसके काम आएगा। मेहरगढ़ की जो कब्रें हैं, इनमें जो है कंकाल को हम पहचान सकते हैं, देखेंगे अन्यत्र। ठीक है, इसमें फ्रांस में एक गुफा है, ठीक है, वह मिली है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। देखिए एटलस में हम अभी फ्रांस को ढूंढेंगे। ठीक है, फ्रांस को देखेंगे, जिसमें कि क्या है, एक गुफा है, और इस गुफा की जो खोज है वो लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल के बच्चों ने की थी। किसने बच्चों ने की थी? 4 स्कूली बच्चों ने की थी। इस तरह की जो गुफा हैं या जो चित्र हैं, ये कब के हैं? 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल के बीच के बनाए गए हैं, यानी कि मध्य पाषाण पुरापाषाण काल के। ठीक है, इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जो जंगली घोड़े हैं, गाय हैं, भैंस हैं, गैंडा है और बारहसिंगा है, सूअर है, को भी चेहरे चमकीले रंग से बनाए गए हैं। इन रंगों में लोहा अयस्क को, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि इसमें ये जो चित्र हैं, इन रंगों में किसको? लोहा अयस्क को और चारकोल जो है, इन जैसे खनिज पदार्थों का भी इस्तेमाल किया गया है। संभवतः है कि ये जो चित्र हैं, इनको उत्सवों के लिए अवसरों पर इनको बनाया गया होगा। ठीक है, शिकारियों द्वारा जब शिकार निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान किए जाते होंगे। अब हम आते हैं नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में हम तुर्की को देखेंगे अब। ठीक है, तुर्की को देखेंगे हम। तुर्की नवपाषाण काल के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चतालहुयुक तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार जो पत्थर होता है, तथा लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिया जो वाहन का विकास नहीं हुआ था, और लोग जो सामान है वो खुद या अपने जानवरों की पीठ पर लाद के लाया करते थे। अब हमने इस चैप्टर में देखा कि कुछ उपयोगी शब्द मिले हैं। अब हम इनको बहुत ही विस्तार से देखेंगे। आखेटक, देखिए आखेटक मतलब कौन होता है? आखेटक होता है शिकारी। और खाद्य संग्राहक कौन होता है? जो जड़ फल फूल जो होते हैं इनको संग्रह करके रखता है। पुरास्थल वह होता है जहाँ पुरानी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उद्योग स्थल कौन सा होता है? जहाँ पर किसी उद्योग को स्थापित किया जाता है। आवासीय स्थल क्या होता है? जहाँ लोग रहते हैं। पुरापाषाण काल जो है, जो पत्थरों का समय है, जो सबसे पुराना है, जब तक कि ना तो आग का आविष्कार हुआ था और ना ही किसी भी फसल का। मध्यपाषाण काल में ऐसा हुआ है कि लोगों ने फसल को उपजाना शुरू कर दिया है और रहने का तरीका भी सीख लिया है। कृषक कौन होते हैं? कृषक होते हैं किसान। ठीक है, जिन्होंने खेती को करना शुरू करा है। और पशुपालक कौन होते हैं? जो जानवरों को पालते हैं। और नवपाषाण युग जो है उसमें कुछ पत्थर मिले हैं और बहुत सारी कब्रें मिली हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। बताइए
जो कौड़ियाँ या सीपियाँ होती हैं उनका क्या उपयोग होता होगा? कौड़ियाँ और जो सीपियाँ होती हैं उनको खेल के लिए उपयोग होता होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि कल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। कल्पना करनी है कि हमें 12,000 साल पहले हम किसी एक पत्थर की गुफा में रहते हैं, ठीक है। और तुम्हारे जो मामा हैं, ठीक है, मामा की जो गुफा है वो भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम्हें उनकी सहायता करना चाहते हैं। तो तुम रंग बनाओ और रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे? तुम्हारे मामा कौन सी कहानियाँ सुनेंगे? अब हम कुछ देखते हैं, याद करें। अब हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। आखिर तक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वह जंगली जानवरों से, बरसात से, मौसम से, और जो मौसम में बरसात होती है उससे, और एक सुरक्षित स्थान मिल सके इसलिए वो लोग गुफा में रहा करते थे। जो घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ था? घास वाले मैदानों का विकास हुआ था 12,000 से 10,000 के बीच में, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त।